चर्चा करेंगे खिलाफत मूवमेंट की। ये 1919 से 1924 तक भारत में चला। अब खिलाफत मूवमेंट भारत में क्यों चला, इसके पीछे कारण क्या थे, तो आइए जानते हैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की में, ब्रिटेन और तुर्की में, यानी इन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसका नाम है सीवर्स की संधि। अब सीवर्स की संधि जब होती है तो वहाँ तुर्की के तमाम अधिकार उसके अंतर्गत छीन लिए जाते हैं। उससे जो तुर्की का एक तुर्की साम्राज्य, बहुत विशाल साम्राज्य था, उसको, उसके राज्यों को उससे अलग करके उसे छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। तो इस प्रकार तुर्की का खिलाफत जो एक तरह से परंपरागत रूप से आप चल देखेंगे मध्यकाल से, तो शुरू में खिलाफत खलीफा बगदाद में बैठता था, बगदाद में, जिसे इल्तुतमिश वगैरह ने उसे मानपत्र प्राप्त किया। और फिर उसके बाद बगदाद से मिस्र में बैठने लगा खलीफा। जब बगदाद से मंगोलों ने खलीफा को पराजित किया तो खिलाफत चली गई मिस्र। अब मिस्र में खलीफा बैठने लगा। अब फिर उसके बाद मिस्र से चली ये खिलाफत तुर्की चली आई थी। मतलब खलीफा जो था, खलीफा के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के देहांत के बाद जब मामला ये उठा कि अब इस्लाम का अगला नेतृत्वकर्ता कौन होगा, तो वहाँ पर लोगों ने बहुमत को ध्यान में रखा और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना पहला खलीफा उन्होंने स्वीकार किया। अबू बकर को अपना पहला खलीफा स्वीकार किया। खलीफा मतलब पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों का धर्मगुरु। आप देखिए कि हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम जहाँ जहाँ भी दुनिया में शासन होता था मुसलमानों का, उसे खलीफा से मानपत्र लेना पड़ता था। मानपत्र एक तरह से वैध पत्र, वैध सुल्तान होने का पत्र था। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इल्तुतमिश के समय बगदाद के खलीफा अल-मुंतासिर बिल्लाह का दूत दिल्ली आया और वो जो है मानपत्र लेकर आया था। तो इल्तुतमिश मानपत्र प्राप्त किया और फिर उसके बाद एक वैध सुल्तान का दर्जा वो भी रखने लगा। और रिलीजियस धर्मगुरु तो होता ही है, सारे दुनिया के मुसलमानों से इसकी जो है धार्मिक दृष्टि से जुड़ा होता है। आगे देखिए कि अबू बकर जब पहले खलीफा हुए, अबू बकर, उसके बाद इनका चुनाव जो है बहुमत के आधार पर हुआ था। तो अबू बकर के बाद से खिलाफत चली है कहाँ से, अरब से। ये खिलाफत आप देखेंगे शुरू में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद खलीफा को ना अबू बकर, फिर उसके बाद 1924-25 में, 1924-25 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने तुर्की से खिलाफत का अंत कर दिया। खिलाफत मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब का देहांत हो रहा है 630 या 32 ईस्वी में, और उसके बाद से लेकर यानी 632 या 30 से लेकर 1925 तक, 1924-25 तक खिलाफत चलती रही। अब खलीफा आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का धर्मगुरु समझा जाता था उस समय। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने, आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के साथ न्यायोचित व्यवहार करे, न्यायोचित व्यवहार करे। कौन? इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है तुर्की के साथ न्यायोचित व्यवहार करे, इसके लिए
बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर, जो उस समय के थे तो जो है प्रभावशाली धर्मगुरु ने, यानी नेता एक तरह से कह लीजिए मुसलमानों में, तो बहुसंख्यक वर्ग के राष्ट्रीय स्तर के नेता राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का समर्थन किया, वह खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की का क्या हुआ था आपको पता ही है। तो ये खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? तुर्की के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुसलमानों का अंतिम उम्मीद इस समय भी बचा हुआ था, क्योंकि मुस्लिम, पूरी दुनिया के मुस्लिम उसे अपना धर्मगुरु मानते थे। बाद में मैं जैसा कि बात किया था पॉलिटिकल और रिलीजियस, तो पॉलिटिकल पावर उससे छिन जाती है, रिलीजियस पावर उससे, लोग उससे जुड़े हुए होते हैं आखिर तक। तो यही जुड़ाव था कि 1900 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद तुर्की के साथ संधि होती है, उसके साथ न्यायोचित व्यवहार किए जाने की बात कही जाती है। तो तुर्की के प्रति लोगों का जो रुझान था, जो उस समय उससे जुड़ाव था, वो उसी का परिणाम था कि यहाँ में भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन से थे जुड़े हुए? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, और इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली भी जुड़े थे। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ये इससे जुड़े हुए नेता थे, और जिन्होंने इस आंदोलन को भारत में लोकप्रिय बनाया। और आगे देखिए, इसके जब ये आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा, और इस प्रकार गांधी जी ने हिंदुओं को मुसलमानों के साथ जोड़ने का, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए, 1919 की घटना जो 13 अप्रैल को हुई थी, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तो गांधी जी का पूरा दृष्टिकोण, जो पहले गांधी जी अंग्रेजों के सेना में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो अंग्रेजों के लिए घूम गांव से सैनिक बटोर रहे थे। बाद में कैसरे हिंद की उपाधि भी उन्होंने इसके बाद त्याग दिया। तो गांधी जी का पूरा दृष्टिकोण 1919 अप्रैल के बाद अंग्रेजी सरकार के प्रति पूरी तरह से बदल गया था। तो हिंदू मुसलमान को एक करने का अवसर उन्होंने इसमें देखा, और उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया इसी में असहयोग प्लस स्वदेशी भी शामिल कर लिया जाए खिलाफत मूवमेंट में। तो 1900 ये देखा आपने कि 1919 के बाद से ये नेता जुड़े, और गांधी जी ने
1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, गठन हुआ। और उसके बाद 25 नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी की सम्मेलन हुआ दिल्ली में। खिलाफत कमेटी का सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। अब जब दिल्ली में हुआ तो इसकी अध्यक्षता कौन किए? महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया। गांधी जी के यहीं पर, गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल जिसके नेता थे डॉक्टर अंसारी, वो गए इंग्लैंड वायसराय से मिलने के लिए। इंग्लैंड गए वो कि जाइए कुछ बातचीत कीजिए। और इसी समय गांधी जी ने किया क्या? खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का काम किया। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का काम किया। बल्कि जिन्ना ने भी इसका ऐतराज किया। जिन्ना ने कहा भारतीय राजनीति का गला घोट दिया गांधी जी ने खिलाफत को असहयोग से जोड़कर। तो ये इस तरह से जो गांधी जी चाह रहे थे कि दोनों जुड़ जाए और शक्तिशाली ढंग से आंदोलन चले, तो 1920 में समय बीता। मार्च 1920 इलाहाबाद में, मार्च 1920 को इलाहाबाद में हिंदू प्लस मुस्लिम का संयुक्त बैठक हुआ। इनका ज्वाइंट बैठक हुई और उस बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। असहयोग को गांधी जी ने एक अस्त्र यानी हथियार की तरह उन्होंने प्रयोग किया, तो निर्णय लिया। फिर बाद में 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन जो आया उसे खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी 20 अगस्त के बाद सितंबर महीने में 1920 ईस्वी को कांग्रेस ने भी क्या किया? असहयोग की अनुमति प्रदान कर दी। असहयोग की अनुमति दे दी, असहयोग आंदोलन चलाने की। तो अब देखिए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों मिलकर साथ साथ चल रहे हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों का विरोध करना। अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना। अंग्रेजी नीतियों का, कैसी नीतियाँ? जो भारतीयों के हित में नहीं, जो खलीफा के हित में नहीं है, तो ऐसी नीतियों का विरोध करना उनका उद्देश्य था। अब आगे देखिए कि अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल और कॉमरेड के माध्यम से असहयोग और खिलाफत का प्रचार खूब जोरों शोर से किया। लास्ट में 1924 ईस्वी में खिलाफत का अंत हो जाता है पूरी दुनिया से, क्योंकि जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में जब तुर्की में सरकार बनी, तो सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। खलीफा के पद को
समाप्त कर दिया और इस प्रकार से खिलाफत जो अबू बकर से चली आ रही थी और इसका पूरी तरह से 1924 कहीं के 1925 ईस्वी तक मिलता है कि खिलाफत का अंत हो गया। और इसी आंदोलन से प्रेरित होकर खिलाफत आंदोलन एक तरह से कह लीजिए कि इसी से प्रेरणा लेकर दक्षिण भारत में मालाबार तट पर आप देखेंगे, मालाबार तट पर निर्धन मुसलमानों ने भीषण हत्याकांड हुआ जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना गया। मोपला विद्रोह के नाम से, ये इसी से खिलाफत आंदोलन से प्रेरित था। और इसको करने वाले कौन थे? मोपला आर्थिक रूप से निर्धन मुसलमान थे, निर्धन मुसलमान किसान थे। इनका कारण क्या था? इनका शोषण कर रहे थे ब्रिटिश। ये शोषण के तत्व थे कौन? ब्रिटिश सरकार जो नीतियां लगा रही थी जो नीतियों के अंतर्गत उन्हें शासन दे रही थी, ब्रिटिश नीतियां से लाभान्वित जो ब्रिटिश नीति वहाँ चल रही थी मालाबार में, जिनमें आप देखेंगे नंबूदरी जमींदार ये लाभ की स्थिति में थे। और नायक साहूकार वर्ग करता था। ये ब्रिटिश नीतियों के माध्यम से ये नंबूदरी जमींदार और नायक साहूकार ये उनका शोषण करते थे। तो 1921 ईस्वी में के आते 1921 के ईस्वी इन्होंने अपने जो है निर्धनता, अपने शोषण का कारण माना इन्हीं साहूकारों को, और इनडायरेक्ट रूप से कहा यह ब्रिटिश सरकार ही प्रोत्साहित कर रही है इसको। तो जिम्मेदार ठहराते हुए इन्होंने विद्रोह कर दी, इनके विद्रोह को दबाया गया। एक तरह से कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम एकता की भावना पर इस विद्रोह का प्रतिकूल असर पड़ा। क्या? हिंदू मुस्लिम एकता की भावना पर इस विद्रोह का प्रतिकूल असर पड़ा। अब देखिए खिलाफत कहाँ से शुरू हुई। खिलाफत तुर्की के साथ न्याय किया जाए वो मामला चलाया दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में मोपला बताया जाता है या अरब के वंशज थे। मोपला जो आर्थिक रूप से किसान हो, बाद में इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, ये किसान हो गए, तो इन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। बाकी तो मैं सब बताया यही था। तो इस प्रकार से खिलाफत देखे। अगला जो वीडियो देखेंगे हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन।